भास्कर न्यूज की खास डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजी विधायक हिना कांवरे रविवार देर रात सड़क हादसे में बाल बाल बच गईं। उनकी कार के आगे चल रहे पुलिस वाहन को सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कार ड्राइवर और 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से जख्मी एक पुलिसकर्मी को नागपुर रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक जयदेवन ने बताया कि घटना के बाद ट्रक चालक भाग गया था, लेकिन उसकी पहचान कर ली गई है। उधर राज्य सरकार ने भी हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हिना के पिता और पूर्व मंत्री लिखीराम कांवरे की 1999 में उनके घर पर नक्सलियों ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। लिखीराम उस वक्त दिग्विजय सिंह सरकार में परिवहन मंत्री थे। बताया जा रहा है कि हिना कांवरे के कार के एक्सीडेंट से करीब 10 दिन पहले उन्हें 2 धमकी भरे पत्र मिले थे। ये पत्र कथित तौर पर नक्सली संगठन संग्राम दल के वन प्रबंधक के नाम से लिखे गए हैं। इनमें 20 लाख रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। हिना ने इसकी शिकायत एसपी बालाघाट से भी की थी। अब पुलिस मुख्यालय ने बालाघाट के आईजी को तलब किया है कि हिना की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई थी। ये चिट्ठियां 3 और 8 जनवरी को लिखी गई थी। इसमें हिना से 14 जनवरी तक 20 लाख रुपए देने की मांग की गई थी। वहीं पैसे नहीं देने पर 16 जनवरी को उनके लिए आखिरी तारीख होने की बात लिखी गई थी। बताया जा रहा है कि ऐसा ही एक धमकी भरा पत्र बैहर से कांग्रेस विधायक संजय उइके को मिला है। कांवरे विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बालाघाट आ रही थी। रास्ते में बालाघाट से करीब 21 किलोमीटर दूर सालेटेका गांव के पास उनके फॉलो वाहन को ट्रक ने टक्कर मारी, लेकिन ठीक पीछे चल रही हिना की गाड़ी को उनके ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाते हुए आगे निकाल लिया, जिसके चलते वो बाल बाल बच गईं। वहीं अब विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने भी सड़क हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। सड़क हादसे में हिना तो बाल बाल बची, लेकिन वो अब भी गहरे सदमे में हैं। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी घटना हो गई। कल विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बालाघाट में इतना शानदार स्वागत हुआ। शाम को ये इतनी बड़ी घटना हो गई, ये मेरे लिए बहुत दुखद है। हमारे जो एसआई थे सोलंकी जी, जो हमारे यहाँ पहले बहला में टीआई के चार्ज पे थे और उसके बाद अभी लांजी में उनकी पोस्टिंग थी। मैं जब से अभी उपाध्यक्ष बनकर आई तब से उनकी ड्यूटी मेरे साथ थी। एक हमारे भाईजान जो प्रधान आरक्षक थे, उनकी स्पॉट पे डेथ हो गई। 2 हमारे आरक्षक जो एक तो बहुत सीरियस है और एक की डेथ हो गई। हमारा जो ड्राइवर, ये ऐसे लोग थे जो 2 दिन से लगातार हमारे साथ जीत के जुलूस में कहो या खुशी की लहर में कहो, हमारे साथ थे पूरे टाइम, सुबह से लेकर रात तक। और अचानक जब कल हम लोग लौट रहे थे तो ये इतनी बड़ी घटना, मेरे सामने सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया। ये मेरे लिए बहुत गहरा आघात है और ये जीवन भर मेरे साथ जुड़ा रहेगा। एक लांजी और विधायक बैहर दोनों को एक चिट्ठी प्राप्त हुई है डाक के माध्यम से। उसमें कुछ अमाउंट मांगा गया है और क्लेम भी नक्सली धर्म का क्लेम किया हुआ था और उसको वो दोनों चिट्ठी पुलिस को मिली थी। उसको बारीकी से हम जांच में रखे हैं और अभी भी जांच जारी है उसमें। और उसके बाद इस महीने 10 तारीख को फिर एक चिट्ठी विधायक लांजी को प्राप्त हुआ, डिप्टी स्पीकर मैडम को प्राप्त हुआ था। सो उसमें भी पैसा का उल्लेख करके डिमांड रखा गया था। उसमें भी नक्सली दलम का अदा किया हुआ था। सो उसको भी हमने जांच में रखे हैं और जो तथ्य सामने आएगा वो जांच के बाद बताएंगे। तो इस पूरी घटना से कहीं ना कहीं सदमे में हैं हिना कांवरे और निश्चित तौर पर उनकी आंखों के सामने एक पल में, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। इस सदमे से वो कब तक बाहर निकलेंगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो घटना घटी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और आखिर वाकई में नक्सली संगठन इससे जुड़े हुए हैं या फिर इसके कुछ और पहलू हैं, ये बहुत बड़ी जांच का एक विषय बन गया है। और इस पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए स्टूडियो में 3 मेहमान हैं। आपका परिचय करवा दें। कांग्रेस प्रवक्ता आशा जैन जी हमारे साथ हैं। आशा जी बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं। नेहा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक रवि अवस्थी जी हमारे साथ हैं। रवि जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशा जी आपसे करना चाह रही हूँ। जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, लेकिन अब बड़े सवाल ये उठकर आता है कि उन्होंने जो धमकी भरे पत्र मिले इसके लिए पहले भी शिकायत की थी, क्या संज्ञान में नहीं लिया गया? अब क्योंकि तलब कर रहे हैं बालाघाट से आईजी को कि भाई देखिए ऐसा पहले हुआ था, थोड़ा
यदि पहले कुछ करते, या तो इसे हल्के में लिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, और यदि हल्के में नहीं लिया गया तो क्या ये जांच का विषय नहीं बनता था उस वक्त भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, बाल बाल बची हैं हिना कांवरे। जी राखी जी, बिल्कुल बहुत दुखद घटना है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो शिकायत की थी उसको हल्के में लिया गया हो, क्योंकि उनको सुरक्षाकर्मी जो दे दिए गए थे, और हिना कांवरे जी का फॉलो वाहन भी था, उसमें उनका सुरक्षाकर्मी थे, एक एसआई थे, 2 पुलिसकर्मी और उनके साथ तैनात थे। तो इस तरीके से एक जितना प्रोटेक्शन उनका किया जा सकता था उनको दिया गया था। किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके से दुखद हादसा होगा और एक ट्रॉला आकर उसमें टकरा जाएगा और इतनी विभत्स घटना का रूप ले लेगा। तो बिल्कुल निस्संदेह कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ लिया गया था। उनको फॉलोअप वाहन में जो सुरक्षा प्रहरी बढ़ाए गए थे, यही सोचकर बढ़ाए गए थे। लेकिन ये कैसे हुआ, कब हुआ, अचानक, ये सब बहुत कल्पना के बाहर और परे बात है। लेकिन जो भी हुआ बहुत दुखद है, और अब इस पर बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ विषय इसको आगे रखा हुआ है, और बिल्कुल इस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी हम गठित करेंगे, और बिल्कुल एक एक पहलू को ध्यान में रखकर हम बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई सुरक्षा में, और कैसे ये इस तरीके की घटना ने रूप ले लिया बड़ा सा। ठीक है आशा जी, जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, बातें आ रही हैं कि नक्सली संगठन संग्राम दल के वन प्रबंधक के नाम से ये सामने आई है, 20 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? देखिए राखी जी, इसके पहले भी हिना कांवरे जी की ने एक बहुत बड़ा सदमा उठाया है, जब उनके पिताजी लिखीराम कांवरे जी दिग्विजय सरकार में परिवहन मंत्री थे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह कि हिना जी अभी हमारी उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष बनी है, और वो अभी ही इसी नाते अभी उनका एक मंत्रिमंडल में हस्तक्षेप कहें या विधानसभा में हस्तक्षेप कहें, अभी उनका पदोन्नति हुई है। तो कहीं ना कहीं जब दिग्विजय सरकार में लिखीराम कांवरे, उनके स्वर्गीय पिताजी जैसे ही परिवहन मंत्री बने थे, तो उनको नक्सली हमले में घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये कोई ना कोई एक साजिश की बू तो आती है कि जब जब कांवरे जी के परिवार ने सत्ता में भागीदारी दिखाई, तब तब उनके साथ इस तरीके के घटनाक्रम सामने आए, चाहे उनके पिताजी के साथ हो, चाहे हिना कांवरे जी के साथ हो। वो तो ईश्वर का शुक्र था कि हिना कांवरे जी के चालक जो थे वो उन्होंने बहुत अच्छे दिमागी तरीके से उस गाड़ी को बचा लिया, ना जाने नहीं तो ये कितना बड़ा पहलू हो सकता था। तो बिल्कुल इसमें कहीं ना कुछ तो ऐसा है जो छुपा हुआ है, और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। जैसे ही आप बता रहे थे कि ट्रक चालक पकड़ा गया है, तो हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो पॉइंट वाइज पॉइंट उजागर होंगी, और सामने आएगा कि किस तरीके से ये एक सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये साजिश थी या महज एक इत्तेफाक या घटना थी। ठीक है, नेहा जी के पास आ रही हूँ। नेहा जी, इस पूरे घटनाक्रम में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए राखी जी, ये जो आज घटना घटी है कांवरे जी के साथ, बहुत ही दुखद है, और मुझे उनकी जो हालत है वो देखकर दिल कांप उठ रहा है, सोचकर कि किस प्रकार से उन्होंने अपने साथ जो 4 पुलिस कर्मी उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, उस काफिले में थे, उन्होंने जान गंवा दी है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की यहाँ पे प्रदेश सरकार है, उसे गंभीरता से इस विषय को पहले ही ले लेना चाहिए था। जब इस प्रकार के धमकी भरे पत्र मिले थे, पुलिस को एक्शन में आ जाना चाहिए था। एसपी बालाघाट को इस पे कुछ निर्णय लेके उनकी सुरक्षा को और कड़ा करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की ओर से कहीं पे कमी रह गई है, वरना इतनी बड़ी घटना जो है आज सामने नहीं आती। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की पहली घटना, जैसे कि आप सब अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि उनके पिताजी की भी एक दर्दनाक मौत हुई थी, जब हिना कांवरे जी मात्र 13 वर्ष की थी। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था और उनके पिताजी की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। तो एक जो फैमिली का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे, वहां पर जिस इलाके से हिना कांवरे जी आती हैं, वो एक जो है माओवादी नक्सलवादी इलाका है, और उससे लगा हुआ महाराष्ट्र और कई अन्य राज्य भी हैं। तो इन सब चीज़ों को, छत्तीसगढ़ भी लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को शासन को, प्रशासन को अपने ध्यान में रखना चाहिए था, और कड़ी कार्रवाई समय रहते ही करनी चाहिए थी। तो आज जिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी है, जिन घर के दीपक आज बुझ गए हैं, उन्हें आज का दिन का सामना नहीं करना पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर भी जो है, इससे एक सवालिया निशान लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठता है मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार से एक पूरा फैमिली ट्रैक रहा है शुरुआती दिन से ही, जब से वो विधायक बनी थी और ये सिलसिला पूरा चिट्ठियों का चालू हुआ, अगर उसी समय ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख लिया गया होता, तो आज इस हादसे को मध्य प्रदेश या पूरा देश नहीं देख रहा होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेहा जी एक बात और, यहाँ पर ये सवाल मैंने आशा जी से भी किया था, पर उनका कहना है कि निश्चित तौर पर गंभीर थे, हल्के में नहीं ले रहे थे, इसीलिए सुरक्षा मुहैया उनको कराई गई थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी घटना इस तरीके से सामने आएगी।
देखिए, एक प्रॉपर जब लॉ एंड ऑर्डर को हम अपनाते हैं तो उसकी एक पूरी प्लानिंग होती है। 4 पुलिसकर्मियों के साथ वो आगे बढ़ रही थी काफ़िले के साथ में, जिनके गाड़ी का पे अटैक हुआ है। वो तो सूझबूझ थी ड्राइवर की कि जिस वजह से हिना कांवरे जी बाल-बाल बच गईं। वरना जो पिछला रिकॉर्ड है आप देखिए कितना दर्दनाक रहा है। अब अगले 16 सालों तक उनके पिताजी के जो हत्यारे थे, उनको पकड़ पाना मुश्किल हो गया था जब तक उन पे एक इनाम सरकार द्वारा नहीं रखा गया था, और 2015 में उनके पिताजी के कातिलों को पकड़कर सामने लाया गया। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए गंभीरता अपनानी चाहिए थी। जो वो ट्रैवल कर रही थी देर रात को, उन पर कुछ एक अंकुश लगाया जा सकता था। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत वो आगे अपना ट्रैवल प्लान बना सकती थी, पर किसी भी चीज़ को जिम्मेदारी से निभाया नहीं गया, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। चलिए ठीक है, रवि जी के पास आती हूँ। रवि जी, इस पूरे घटनाक्रम में कई तरह के पहलू सामने हैं। नक्सली संगठन से जुड़ी हुई बात भी आ रही है। नेहा जी को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा और गंभीरता से इसको लिया जा सकता था, जिस तरीके से पहले उनको चिट्ठियां मिली थी धमकी भरी। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में? राखी जी, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई है कि उन्होंने केवल सामान्य प्रोटोकॉल का पालन किया है। इस मामले में जिस तरह से आप बता रहे हैं या जो तथ्य सामने आए हैं कि हिना जी को पहले इस तरह की 2 पत्र मिले थे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ये सौंपे भी थे, तो खास करके विधानसभा उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद हासिल करने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस मामले में और अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ज़रूरत थी। जो इस घटनाक्रम को देख के लग रहा है कि शायद वो उतना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाया है, क्योंकि थाने का अमला 3 जवान और 1 सब इंस्पेक्टर, 4 एक बल जो है उनको दिया गया, तो कहीं कहीं इसमें नेग्लिजेंसी तो लग रही है कि सुरक्षा को लेकर चूक तो हुई है और ये एक जांच का विषय है। तो जहां तक ये जो घटनाक्रम हुआ है दुखद है, निश्चित तौर पर ये जांच के बाद ही इसका खुलासा होगा। लेकिन एक तथ्य और जो घटना देखकर लग रहा है, जो चित्र देखकर लग रहा है कि जैसे जो ट्राला है, ट्राला में काफ़ी भारी सामान है और नक्सलियों की जो वारदात का अब तक का तरीका रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें नक्सली नहीं हो सकते, मतलब इससे अलहदा रखा जाए इससे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लग रही है कि ये एक दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि नक्सलियों के जो वारदात करने का तरीका है उनमें इस तरह के एक्सीडेंट करके किसी को नुकसान पहुँचाने की बात इस मामले में पहली बार आ रही है। बिल्कुल ठीक है, हमने अक्सर देखा है जितने भी बड़े हादसे हुए हैं या तो काफिले पर उन्हें घेर कर अटैक करके गोलीबारी की जाती है, इस तरह की घटनाएं कम होती है। निश्चित तौर पर आपकी बात भी ठीक है, लेकिन अब क्योंकि एक मजबूरी कहें या बहुत गंभीरता से लेने वाला विषय करें, क्योंकि उन्हें धमकी भरी चिट्ठियां तो मिली और उन्हें तारीख भी दी गई थी कि 14 जनवरी तक यदि पैसा नहीं मिलता तो 16 जनवरी जो होगी वो आखिरी दिन समझना। तो इस तरह की बातों को हल्के में भी नहीं लिया जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर राखी जी, हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुझे वो घटनाक्रम भी याद है जब लिखीराम कामरे जी की हत्या की गई थी और 11 बजे का लगभग वक्त था। उस समय इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट DIG हुआ करते थे सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने 11 बजे हम लोगों को ये सूचना दी थी और वो घटनाक्रम तो वाकई दर्दनाक रहा है। घटनाक्रम तो दुर्घटनाएं कोई सी भी हो दर्दनाक ही होती हैं, दुखद होती है, और ये जो हिना कामरे जी के साथ हुआ है इसमें कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा कि सुरक्षा में चूक तो हुई है, प्रोटोकॉल का और ख़ास करके जब नक्सल प्रभावित बालाघाट जिला है तो और उनको पत्र भी पहले मिले थे, तो इसे देख के अतिरिक्त सतर्कता और बढ़ती जानी चाहिए थी। और इस मामले में कौन दोषी है अगर नहीं, ये तो जांच के बाद सामने आएगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पे इसमें नेग्लिजेंसी तो पहले ही लग रही कि जब आपको 2 पत्र पुलिस प्रशासन को दे दिए गए हैं उसके बाद आपने इसमें कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाया, उन्हें सतर्क नहीं किया कि भाई आप देर रात मूवमेंट ना करें, जबकि पहले भी इस तरह के हादसे, सड़क हादसे सामने आते रहे। आपको ध्यान होगा कि शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ के साथ भी एक ऐसा ही हादसा इंदौर से भोपाल आज से समय हुआ था, हालांकि वो एक एक्सीडेंट था। और लेकिन जनप्रतिनिधियों के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भी इन्हें सलाह देते रहे कि आप सतर्कता बरतें, सुरक्षा के उपाय अपनाएं, और इस मामले में भी कहीं ना कहीं चूँकि रात 12:30 बजे की घटना है और बालाघाट का जो भौगोलिक क्षेत्र है, सघन वन क्षेत्र है वहाँ पर, और भौगोलिक स्थिति से भी पहाड़ी वाला इलाका है, तो इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये एक हादसा भी हो सकता है, सड़क हादसा भी हो सकता है। ठीक है आशा जी, इस पूरी घटना में एक बात है कि जो कार ड्राइवर था
जो ट्रक ड्राइवर था वो फिलहाल उसकी पहचान हो गई है, लेकिन वो अभी भी पकड़ में नहीं आया है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जब भी पकड़ में आता है, जानकारियां तो निश्चित तौर पर कई खुलासे होंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल इन सब के बीच कि जो यदि नक्सल से जुड़ा हुआ कोई पत्र हमें मिला है तो उन तक कैसे पहुंचेंगे, और उस जड़ तक पहुंचने के लिए कितनी जांच और किस तरीके की कोशिश पुलिस प्रशासन करेगा? देखिए राखी जी, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है। जब 2 लेटर इस तरीके के आए थे तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत और आगे जाकर सुरक्षा घेरे को बढ़ाना चाहिए था और थोड़ी सी गंभीरता हिना कामरे जी को भी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन जो चूक हो गई हम उसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है और गृह मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि पुलिस बिल्कुल उसके तहत तक जाएगी, एक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी गठित की जाएगी और बिल्कुल हम इसकी बिंदुवार विवेचना करेंगे कि हमसे चूक कहाँ हुई और किस तरीके से ये दुखद घटना जो है वो घटित हुई। एक बात, दूसरा भी मेरे सम्मानित पत्रकार साथी कह रहे थे कि ये इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक हादसा भी हो, और मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूँगी, इनकार नहीं किया जा सकता कि एक साजिश भी हो। जैसे मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि लिखीराम कांवरे जी की हत्या भी तब हुई जब वो पद पर आसीन थे, सत्ता में उनकी भागीदारी थी, तब उनकी हत्या हुई। उसके बाद हिना कांवरे जी जब 13 वर्ष की थी, आज वो विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने तक उनको किसी ने कोई धमकी नहीं दी, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आसीन होती है और पद ग्रहण करती हैं, उनके साथ ये इतना बड़ा गंभीर हादसा घटित होता है। तो कहीं ना कहीं साजिश की बू इसमें आती है राखी जी, कहीं ना कहीं ऐसा कोई पहलू है जो हमसे छूट रहा है और बिल्कुल उसके बिंदुवार समीक्षा पुलिस प्रशासन भी करेगा। कानून व्यवस्था पिछले 15 वर्षों से ध्वस्त थी, अभी हमें 25 दिन ही हुए हैं, मात्र 25 से 30 दिन में हम जितनी चाक चौबंद व्यवस्था कानून की कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। एसपी सीएसपी से लेकर हर उस उच्च स्तरीय अधिकारी के तबादले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करे हैं, उसके अनुसार करें, उनकी योग्यता के अनुसार करें। ऐसे व्यक्ति की जिसकी जहां ज़रूरत है, जिस व्यक्ति की नक्सली इलाके में ज़रूरत है उसको वहां भेजा गया, जिस व्यक्ति की शहरी इलाके में ज़रूरत है उसको वहां भेजा गया। डीजी स्तर के से लेकर एसपी सीएसपी तक के तबादले हमने बड़ी तादाद में इसीलिए किए ताकि कानून का जो ढांचा है वो दुरुस्त हो सके। 15 वर्षों में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, उसको नीचे से बिल्कुल ऊपर खड़ा करने का एक प्रयास कांग्रेस कर रही है और बिल्कुल हम उसको बहुत जल्दी परिपाटी पर लेकर आ जाएंगे। और ये जो दुखद घटना हुई कहीं ना कहीं बहुत ही खेद का विषय है। 4 व्यक्तियों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए तत्काल रूप से 1-1 करोड़ रुपए की राशि भी घोषणा कर दी गई है। तत्काल रूप से उनको जो मदद दे सकते थे वो मुख्यमंत्री कोटे से दे दी गई है। फिर भी हम ये वचनबद्ध हैं कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कमेटी से जांच करवाएंगे और एक-एक बिंदु को बिल्कुल बिंदुवार गणना करेंगे। बिल्कुल आशा जी, इन सब के बीच अब एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि जब इनके पिता मंत्री बने थे तब उन पर हमला हुआ था, उसके बाद इतना लंबा वक्त निकल गया, कहीं कोई धमकी भरा पत्र या ऐसी कोई घटना नहीं घटी। हिना कांवरे जैसे ही विधानसभा उपाध्यक्ष बनी, एक बार एक पद पर आई, तो क्या लगता है कि क्या सिर्फ कांग्रेस या इनके पारिवारिक रूप से नक्सलियों को कोई आपत्ति या परेशानी है, या उनको करना ही ऐसा होता है? देखिए ये तो उनके मन की वो जाने, लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने इस बात को कहा कि जब भी इनका परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे पिताजी हो चाहे हिना कांवरे जी स्वयं हो, जब सत्ता आसीन होती है तभी उनके साथ ये घटना घटती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है, ऐसा भी अंदेशा हो सकता है कि कोई विपक्षी दल का व्यक्ति या कोई विपक्षी शत्रु ऐसा हो जो व्यक्तिगत रूप से इनको चोटिल करना चाहता हो, जो व्यक्तिगत रूप से इनके परिवार से कोई मतभेद या मनभेद रखता हो, जिसको व्यक्तिगत इनसे कोई दुराभाव हो या उसकी दुश्मनी रही हो, ये भी एक पहलू उसमें हो सकता है। हम सोचने के लिए हर उस बिंदु पर जाएंगे, चाहे वो नक्सली हमले की बात हो, चाहे किसी शत्रु की बात हो या कोई साजिश की बात हो, हम हर पहलू को बारीकी से खंगालेंगे और निश्चित रूप से 4 व्यक्तियों ने जो ये अपने इस दुर्घटना में शिकार हुए हैं उनके प्राणों के लिए एक-एक बिंदु पर हम जांच करेंगे। ठीक है नेहा जी, आपको क्या लगता है वाकई में क्योंकि नक्सली जो हैं उनकी जो डिमांड होती है वो पूरी नहीं होती, वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। हमने कईयों बार देखा है, बड़े बड़े राजनेता हों और कई हमने काफिले देखे हैं नेताओं के, उन पर भी हमले हुए हैं। लेकिन एक ये जो कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है, जिस तरीके से आशा जी भी कह रही हैं और हमारे पास भी इस पूरी रिपोर्ट में है कि पहले उनके पिता मंत्री बने दिग्विजय सरकार में, तब उनकी गला रेतकर हत्या की गई, उसके बाद इतना लंबा वक्त निकला, कहीं कोई ऐसी खबर नहीं आई थी। और हिना कांवरे कोई पहली बार इस तरह से विधायक बनकर नहीं आई, लेकिन अब क्योंकि जब विधानसभा उपाध्यक्ष बनी तो एक पद पर आने के बाद, एक नाम होने के बाद फिर उन पर इस तरह का हमला होना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ उनका या तो पारिवारिक मैटर है या कुछ अंदरूनी रूप से कुछ तो है इसके पीछे।
राखी जी, निश्चित ही देखिए, जैसे कि अभी आशा जी ने कहा कि जब मंत्री बनकर आए उनके पिताजी, दूसरी बार जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, परिवार मंत्री बनकर आए, उस समय नक्सलवाद, जो नक्सली थे, उन्होंने उन्हें धमकी दी और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और आज फिर से वही दृश्य देखने को मिला है, जिस प्रकार से 2 नक्सलियों के द्वारा इनको पत्र दिए गए हैं जो पुलिस प्रशासन तक पहुंचे हैं। पर मूल सवाल ये वहीं पर आके खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। एक विधानसभा उपाध्यक्ष जैसे पद पर रहने वाली महिला के ऊपर रात को अटैक हो जाता है, उनके साथ 3 पुलिसकर्मी जो है उनकी मौत हो जाती है, एक ड्राइवर की गाड़ी की मौत हो जाती है, तो 4 बेकसूर लोगों की मौत हो जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? परिवार के साथ दुश्मनी है नक्सलियों की या किसी अन्य की, वो दूसरी बात है, पर शासन और प्रशासन क्या कर रहा है? जब इस प्रकार का एक इंटीमेशन है तो फिर प्रोटोकॉल को सही क्यों नहीं किया गया? देर रात उन्हें जाने से पहले रोका क्यों नहीं गया? एक व्यवस्था जो थी, उनके जो काफिला था उसको व्यवस्थित क्यों नहीं किया गया? क्या ये हादसे का इंतजार कर रही थी कांग्रेस बैठकर? आज जो 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जो बेकसूर लोग हैं, जिनकी जान चली गई है, परिवार वाले आज जिनको खो चुके हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब ये कहते हैं कि हम उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। देखिए, ये सब बहुत ही दुखद है और इस पर राजनीति निश्चित ही नहीं होनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि क्योंकि अब कांग्रेस सरकार में है तो उन्हें थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। और इस प्रकार की अगर घटनाएं मध्य प्रदेश में होने लगे, नक्सल अटैक होने लगे या नक्सलियों द्वारा चिट्ठियां आने लग जाएं, तो ये कांग्रेस के लोगों को, मुख्यमंत्री जी को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर मध्य प्रदेश को वो क्या गति दे रहे हैं, किस ओर लेकर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से ये हादसा हुआ, एक ही मांग थी कि 4 लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, जिन लोगों की मृत्यु है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायक राशि दी जाए, साथ ही परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। क्योंकि अब हादसा जो है उसको पलटकर आप सही तो नहीं कर सकते, पर कम से कम आर्थिक तौर पर और एक नौकरी देकर उन परिवारों की रक्षा की जाए, उन्हें अपना साथ दिया जाए। तो मुझे लगता है कि पूरी चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लेना चालू कर दे कांग्रेस। वो अब ये समझ ले कि सत्ता में आ चुकी है और उनके आते ही किस प्रकार से नक्सलियों द्वारा उनकी ही उपाध्यक्ष को चिट्ठियां आ रही हैं, अटैक किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को कांग्रेस को बहुत ही साफ तौर पर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आशा जी कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं भी मेरी सम्मानित साथी बोल रही थी कि कानून व्यवस्था जो है चरमरा रही है और इनको ध्यान देना चाहिए, तो मैं वही संज्ञान में ला रही थी। मैंने पहले भी बोला कि 15 वर्ष की कानून व्यवस्था जो है वो चरमराया हुआ ढांचा हमें मिला है। जिस तरीके से प्रदेश में जो घटनाएं होती थी, बलात्कार की, अपहरण की, लूट की, जैसे अभी मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु बताते कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जो थे गौड़ साहब, उनकी भी इसी तरीके से रोड एक्सीडेंट में हत्या कर दी गई थी या फिर एक्सीडेंट कहें, जो भी हुआ था। तो इस तरीके की वारदातें पहले भी होती रही हैं और वो सब कानून व्यवस्था चरमराती रही। हम विपक्ष में रहते इस बात को लेकर सड़क से संसद तक गए थे कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, इसको कहने को कानून व्यवस्था नहीं बची है। पुलिस महकमे में एक आलस था, पुलिस महकमे में रिपोर्ट दर्ज नहीं करते थे, तत्परता खत्म हो गई थी। तो मैंने पहले ही पूर्व में इसको क्लियर करा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तबादले किए और इस सुस्त हालत पड़ी कानून व्यवस्था को जगाने का काम किया। और हमारी यही पहल है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी सरकार को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी का अगर कोई काम करता है तो वो होता है पुलिस प्रशासन। और अगर वो आलसी होगा, अगर वो अकर्मण्य होकर कार्य करेगा, तो हम इस मध्य प्रदेश की शासन को गति नहीं दे पाएंगे, हम उसकी समृद्धि को गति नहीं दे पाएंगे, हम उसके विकास को गति नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहला हमने जो प्रशासनिक सर्जरी करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य जो था वो यही था कि चरमराती हुई कानून व्यवस्था को, ध्वस्त हो गई कानून व्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए। ठीक है, चलिए, हमारे पास समय भी कम है, बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया आशा जी आपसे शुरू कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जांच का विषय हो गया है पुलिस प्रशासन या मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी हम बात करें तो सबकी तरफ से इस पूरे घटना को जल्द से जल्द इसका खुलासा करने के लिए कि आखिर इसके पीछे कौन है और जो कुछ भी हुआ वो किस तरीके से हुआ है, और इसके लिए जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने के लिए, चाहे वो नक्सली हो चाहे वो ड्राइवर हो, क्योंकि वो भी अभी तक जो ट्रक ड्राइवर तो उसकी पकड़ नहीं, हालांकि पहचान हो गई है, तो क्या कोई स्पेशल से एक टीम यहाँ के लिए अलग से बनाई गई है या बनाई जाएगी?
बिल्कुल राखी जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से आश्वस्त करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत ही संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ रखा है और उच्च स्तरीय जांच टीम तुरंत गठित कर दी जाएगी। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे ये दुर्घटना हो, चाहे ये नक्सली हमला हो या फिर पारिवारिक कोई साजिश हो या विपक्ष की कोई साजिश हो, हम बिल्कुल इसको बिंदुवार समीक्षा कर उस ड्राइवर को तुरंत पकड़ा जाएगा। और जिस तरीके से 15-16 वर्ष लिखीराम कांवरे जी के हत्यारे को पकड़ने में लगे थे, उतना समय कांग्रेस नहीं लेगी। बहुत जल्द आपको बहुत कम दिनों में ये सामने आ जाएगा बिंदु पटल पर कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है, नेहा जी अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद घटना हुई है। मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन को अब एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए और गंभीरता से इस तरीके की चीज़ों को लेना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है बुरी तरीके से चरमराता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस आशा जी देखिए, 25 दिन और 50 दिन की बात नहीं होती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है उसे पहले से ही नक्सलियों ने चिट्ठी के माध्यम से आगात कर दिया था, धमकी भरे पत्र देने चालू कर दिए थे। आप लोगों को पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए था। मेरी सिर्फ 2 मांग है कि अब जो लोग शहीद हो गए हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और साथ ही परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जानी चाहिए। 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे, साथ ही एक व्यक्ति को परिवार में नौकरी दी जाए। ठीक है, चलिए रवि जी क्या कुछ कहेंगे? रेखा जी, राखी जी, मैं यही कहूँगा कि बालाघाट की जो राजनीति है, तो अगर इसमें जांच हो तो इसमें सियासी पहलुओं को भी थोड़ा टटोला जाना चाहिए, मेरी सलाह है। दूसरा, अभी जो दोनों प्रवक्तागण दोनों दलों के बात कर रहे थे, तो ये मध्य प्रदेश विभाजन के बाद एक अच्छी स्थिति मध्य प्रदेश में ये हुई है कि खास करके नक्सली मूवमेंट मध्य प्रदेश में कम हुआ है। बालाघाट में लगभग नगण्य है, ऐसी कोई बड़े घटनाएं 15 सालों में सामने नहीं आई है, 18 सालों में। दूसरा, इसी तरह ग्वालियर चंबल क्षेत्र से भी डकैत उन्मूलन हुआ है। ये 2 काम अच्छे हुए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। तो बालाघाट की इस स्थिति को भी इस जांच में ध्यान रखा जाना चाहिए कि वहाँ के जो कुछ सियासी पहलू हैं उन पे भी नज़र डाले सब पुलिस, तो कुछ निकलकर सामने आ सकता है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि हादसा या साजिश या फिर पारिवारिक रंजिश या इसके पीछे कुछ और, ये तमाम चीजें एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई हैं। और लेकिन अब उच्च स्तरीय जांच की बात कह रहे हैं, टीम गठित करने की बात कर रहे हैं। जो लोग इस घटना में मारे गए हैं, जो पुलिसकर्मी मारे गए हैं, उनके परिवार को मुआवजा देने के साथ साथ एक सरकारी नौकरी परिवार के अन्य सदस्य को देने की बात भी की जा रही है। देखते हैं आगे इस पूरी घटना के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कब तक इसका खुलासा होता है। फिलहाल आज की खास डिबेट पे इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।